वेलकम व्यूअर्स, अनीस फारूकी प्राइम टाइम की एक एपिसोड लेकर और डिफरेंट टॉपिक्स लेकर आज आपके सामने पेश है, जिसमें हम आज कुछ बातें करेंगे। ज़ाहिर है करंट अफेयर्स में दिन ब दिन चेंजेस आती हैं, नई नई खबरें आती हैं। कुछ खबरें मंजर आम पे होती हैं और कुछ पस मंज़र में होती हैं, यानी कि कुछ अंदरूनी खबरें होती हैं और उसकी कोई तस्दीक नहीं होती। कोई बावसूख ज़राए से हमें इत्तला तो मिल जाती है, लेकिन उसकी मुसद्दिक़ा इत्तला नहीं मिल पाती। उसके अलावा जो क़यास आराइयों का एक बाज़ार गर्म रहता है पाकिस्तान में, दुनिया में, उस पर भी कुछ गुफ्तगू होगी। साथ साथ हिंदुस्तान में चीन के जो मामलात हैं उसको लेके बातचीत करेंगे। बहुत सारी बातें हैं। कुलभूषण यादव का जो मसला है वो क्या है, वो असल बात क्या है, इस पे बात करेंगे। स्टूडियो में ताहिर असलम गोरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम करते हैं ताहिर साहब। बात शुरू करूंगा मैं। आज पाकिस्तान में एक जो कि रियासत है जहाँ पे जिन्ना साहब ने कहा था कि यहाँ पे सबको मज़हब की आज़ादी है, जो भी यहाँ पे रहता है, हिंदू, सिख, ईसाई, जितने भी मज़ाहिब हैं, जितने भी मसालिक हैं, जितनी भी नस्लें हैं, जितनी भी ज़बानें हैं, सबको आज़ादी है। एक आज़ाद मुल्क है और उसमें आप जाके प्रैक्टिस करें। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक मंदिर बनने पे एक तूफ़ान उठ खड़ा होता है, इसको आप कैसा बताएंगे? देखिए, बात यह है कि जिन्ना साहब की इस बात को बहुत कोट किया जाता है कि जो उन्होंने कहा था कि यू आर फ्री टू गो टू योर रिलीजियस प्लेसेस। लेकिन ख़ुद जिन्ना साहब ने जो मुल्क बनाया था वो रिलीजियस डिवाइड की बेस पे बनाया था जी, टू नेशन थ्योरी पे बनाया था। बड़ी हैरत होती है, दो कौमी नज़रिया। हाँ, कि मतलब मैं तो एक ही कौम हूँ, मैं कोई मुसलमान होने की वजह से अलग कौम नहीं हो सकता। ठीक है, वो तो एक फेथ है जी। कौम तो मैं हिंदुस्तानी हूँ जी। चाहे पाकिस्तान अलग से कंट्री है, बांग्लादेश अलग से कंट्री है, हम सब हिंदुस्तानी है, जैसे सब यूरोपियन होते हैं जी। तो वो जो कि कन्फ्यूजन ही हमारी असास में बैठी हुई है। अच्छा, वो बेचारी जो पाकिस्तान में रहने वाली कोट अनकोट माइनॉरिटीज़ हैं, मैं चूँकि माइनॉरिटी का वर्ड पसंद नहीं करता इसलिए मैं कोट अनकोट करता हूँ। मुझे कोई कनाडा में कहे तो माइनॉरिटी हो तो मुझे नहीं अच्छा, कोई है नहीं है, चूँकि हम इक्वल हैं। वैसे कनाडा में भी ये लफ्ज़ बढ़ते हमारे अपने लोग ज़्यादा बढ़ते हैं, अच्छा नहीं लगता। वो अपने आप को खुद उसमें शामिल कर लेते हैं, ठीक है, तो अलग बात है। वी ऑल आर इक्वल citizens. Yep. That's the way it should be in Pakistan, in India. जी जी। इंडिया में तो सब इक्वल सिटीजन्स हैं जी। अब प्रोपेगेंडा आप जितना मर्जी खिलाफ करते फिरें इंडिया के खिलाफ, वो एक अलग बात, वो अलग बात। अच्छा, अब पाकिस्तान की जो ग्राउंड रियलिटी है वो अनफॉर्चुनेटली ये है कि मैं अक्सर कहता हूँ कि पाकिस्तान में कोई 2, 3, 4, 5 कोई इतने मंदिर, इतने गुरुद्वारे दिखावे के लिए छोड़े। लोग कहते हैं जी आप गलत कहते हैं, कैसे तोड़े, ये तो नहीं हुआ। मैं दावे से कहता हूँ, देखिए, राम की धरती, बाबा नानक की धरती, पूरा पाकिस्तान जी, ठीक है ना। अब वो उस धरती में कैसे मुमकिन है कि हर दूसरी गली में मंदिर और गुरुद्वारा ना हो जी जी। ये जो बड़े बड़े मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, उनमें से कुछ आई वॉश के लिए रख छोड़े हैं जी जी जी, ठीक है। लेकिन जैसे मस्जिदें होती है छोटी छोटी जी, ऐसे जगह जगह पे मंदिर गुरुद्वारे नेचुरल है। जो भी कम्युनिटी जहाँ कहीं रहती है उसी अंदाज के साथ रहती है। आप कनाडा में देख लीजिए, जो यहाँ पर पुरानी सेटलर कम्युनिटीज़ हैं, डाउनटाउन, किसी शहर के डाउनटाउन में चली जाइए, आपको छोटे छोटे चर्च नजर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक नेचुरल है। तो वो मंदिर और गुरुद्वारे कहाँ गए? मैंने तो अपने बचपन में लाहौर और कसूर, जिनको मैं ज़्यादा जानता हूँ, वहाँ पे मंदिरों के आसार तक मिटा दिए गए। बदकिस्मती से मंदिरों में, गुरुद्वारों के कुछ के आसार बाकी हैं। वहाँ पे गाय और बकरियां चरने के लिए बिठा दी। फिर आस्ता आस्ता कब्जा ग्रुप वालों ने कब्जा करके वो मुकम्मल मलियामेट कर दिया। आप ये बात कर रहे हैं कि फिजिकल स्ट्रक्चर की जी। ताहिर भाई, मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताऊँ। आप बात कर रहे हैं एक बड़ा फिजिकल स्ट्रक्चर है, उसका नामो निशान मिटा दिया। यहाँ पे जो तारीखी कदीमी जो नाम थे, सड़कों के, गलियों के, बाज़ारों के, उन सब को भी जो उनकी तारीख़ी हैसियत को ख़त्म करके उसको गज़नवी और अब्दालवी और इस्लामी और अफ़गानवी नामों पे डाल दिया और जो असल उसकी हकीकत थी उसको ख़त्म कर दिया गया। यानी कि वो सिर्फ ये नहीं कि फ़िज़िकली उसको, बल्कि हर तरह से जहनी तौर पे, फ़िक्री तौर पे भी उसको ख़त्म कर दिया गया। ये सोच थी कि ये पाकिस्तान अब शायद एक ही नेशन, यानी कि वन नेशन इस्लाम के लिए बनाए। हाँ, वो वन नेशन इस्लाम के अंदर भी बहुत सारी नेशन, फिर उसके अंदर 72 फ़िरके और बने। हाँ, 72 फ़िरके हैं और हर फ़िरके के अंदर अपने कोई 72 शेड्स हैं जी, ठीक है। तो ये कभी भी असल में चक्कर ये होता है कि कोई भी आइडियोलॉजी हो, रिलीजन हो, थियोलॉजी हो, वो एक फेथ क्लब होता है।
तो ये मंदिर की जो कहानी जो है ये आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए मंदिर एक बनना जा रहा है, हुकूमत पाकिस्तान ने उसकी ज़मीन अलॉट की, उसके लिए फंड्स एलोकेट किए, अब उस पर जो है कंट्रोवर्सी शुरू कर दी गई है। अब कंट्रोवर्सी जब से ये ऐलान सामने आया, मंजर आम पर आया, तो कुछ ग्रोहों ने बातचीत शुरू कर दी जी। यहाँ से कनाडा से एक आदमी गया, उसने वीडियो में कहा जी मैं कनाडा से आया हूँ, मंदिर तोड़ने के लिए आया हूँ। जी जी जी। अमेरिका के व्हाट्सएप ग्रुप्स में से मैंने कल ही अपने शो में एक वो दिखाया था स्क्रीनशॉट, दर्जनों हैं जी। वो ये कहते हैं कि क्यों भाई दर्जन हम बनने नहीं देंगे। वो कहते हैं ये पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा है। अच्छा। वो कहते हैं खास तौर पर इस्लामाबाद में, अच्छा, इस्लामाबाद में जो मंदिर बने तो वो तो इस्लाम के लिए भी खतरा है, वो ये लफ्ज़ बढ़ते हैं। अच्छा। और पाकिस्तान के लिए भी खतरा है। वेरी गुड। ठीक है। और फिर वो उसको मतलब अजीबो गरीब तौजीहात देंगे, कभी इंडिया के सीए के साथ जोड़ देंगे, हालांकि सीए की समझना इंडिया में विरोध करने वालों को आई जी, ना पाकिस्तान को पता चला कि सीए एक्चुअली है क्या। एक ह्यूमेन लॉ था जी, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें जो प्रोसिक्यूटेड लोग हैं उनको जब वो उनको हम भारत की सिटीजनशिप देंगे अगर वो आना चाहेंगे। फिर वो कहते हैं जी पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं उनका क्यों जिक्र नहीं किया, बड़ी डिस्क्रिमिनेशन हो गई, फिर पाकिस्तान ख़त्म कर दें। हाँ, अगर वो टू नेशन की बेस पर तो वो खुद ही अलग हुए थे जी, अब उनको कहाँ जाना है? अब वो कहते हैं जी नहीं हमें भी अब इंडिया का हिस्सा बना लें जी, तो फिर ये बाउंड्री ख़त्म कर दें। आप कहीं जी गलती हो गई, जो अल्ताफ भाई कहते हैं दिल से कि भाई ये ब्लंडर हो गया। तो चलिए जी, अब मैं समझता हूँ कि दुनिया में ब्लंडर होते हैं, बहुत सारी नई रियासतें बनती हैं। हाँ। अभी यूगोस्लाविया अभी हाल ही की बात है, 3 मुल्क उससे निकले, 100% कोई खुश नहीं होता। हाँ, वो सब ठीक है, लेकिन बात ये है कि आप एक ब्लंडर हो गया, आप मूव ऑन करें ना। आप उसको अपनी बुनियाद बना के बैठ जाएं कि नहीं जी हमने इस बेस पे ये कंट्री बनाया था, अब मंदिर नहीं बनने देंगे। ठीक है, तो बनने देंगे नहीं देंगे? देखिए गवर्नमेंट आई वॉश के तौर पर चाह रही है, अपने इमेज बेहतर करने की खातिर चाह रही है कि मंदिर बने। ठीक है, क्योंकि अब उनके ऊपर इतना क्रिटिसिज्म भी आ रहा है ना। अब जिस तरह छोटे छोटे बच्चों के वो वीडियो आ रहे हैं कि हम हर हिंदू को चुन चुन के मारेंगे, शर्म आती है देख के। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं जी, मंदिर बनने के इतने ही चांसेस हैं जितने के कुलभूषण यादव को आज़ाद कर दें, यानी कि 0%। ये अब नहीं बनेगा इसलिए कि उसको रेफ़र कर दिया गया है इस्लामी नज़रियाती आइडियोलॉजिकल काउंसिल की तरफ। वो ये डिसाइड करेगा। सवाल ये नहीं पैदा हो रहा कि मंदिर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। आपको बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल बताता हूँ। सवाल ये पैदा हो रहा है कि पाकिस्तान के बजट का पैसा मंदिर में लगाना जायज़ है कि नाजायज़? ये बहस कर रहे हैं ना, वो ये बहस हो रही है। मतलब कितनी शर्म की बात है भाई। पाकिस्तान की जो इकॉनमी है या जो बजट है, जो कमाई है, उसमें हिंदू भी तो उतना ही शरीक है ना जी। मतलब यहाँ कनाडा के बजट में, कनाडा की कमाई में, कनाडा के टैक्सेस के सिस्टम में, चाहे किसी भी कम्युनिटी, किसी भी फेथ क्लब के लोग रहते हों, वो इक्वली बराबर समझे जाते हैं ना। चाहे वो कम टैक्स देते हो अपनी आमदन के हिसाब से, चाहे ज़्यादा देते हो, मगर दे ऑल आर कंट्रीब्यूटर्स, दे ऑल आर पार्टिसिपेंट्स, दे ऑल आर पार्ट ऑफ दैट सिस्टम। एग्जैक्टली, ये तो बात ही करना हम मतलब इन लोगों की हमारे बिल्कुल ठीक। तो आपने कुलभूषण यादव से जोड़ा, लेकिन मैं आपको इन दोनों सूरतों की एक डिफरेंट सूरत भी दिखाता हूँ। अच्छा, वो क्या? मुझे ये लगता है कि शायद ये मंदिर बनने की कोई ना कोई राह निकालेंगे, दुनिया को ये बताएंगे देखा हम ना कहते थे कि कितनी मुखालफत हुई। ताहिर भाई, आज के शो में मैं आपसे शर्त लगाने को तैयार हूं जी। आप कहते हैं मंदिर बनेगा, मैं कहता हूं नहीं बनेगा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा मंदिर बनेगा, आप कह रहे हैं कि बनाएंगे लोग। मैं इस इम्कान की तरफ इशारा, मैं कहता हूं नहीं, ये बनने ही नहीं पाएगा, यहाँ तक नौबत ही नहीं आएगी। क्योंकि देखें, जिस तरह ईद का चांद होता है ना जी, उसको हम एक मौलवी के हवाले कर देते हैं। अब ये मामला एक उलमा के हवाले कर दिया गया है। अब वहाँ के आलिम, फाजिल, मुल्ला, मौलवी, फ़कीह सब बैठेंगे और ये तय करेंगे कि पाकिस्तान का पैसा मंदिर जैसी जगह पर लगाना जायज़ है कि नहीं जायज़ है। और ये पाकिस्तान में अब कभी भी नहीं होगा। ये इतने ब्लैकमेल है, मुल्लों के हाथों आपको पता है ब्लैकमेल है, ये कभी भी नहीं होगा। ये आज के प्रोग्राम में हम देख लेते हैं। अगर शर्त मेरी आपसे शर्त है। नहीं, मैं हर इसमें शर्त तो नहीं लगाऊंगा, मैं आपको दोनों रुख दिखा रहा हूँ। एक तो चांस ये ज़्यादा है 55% कि नहीं बनेगा, हाँ। लेकिन 45% में रफ आपको ये भी बता रहा हूँ कि ये जो आप जिन मुल्लाओं की इनकी बात कर रहे हैं ना, कि ये अब इंटरनेशनल प्रेशर पाकिस्तान पे इतना है कि मुल्ला उस प्रेशर में नहीं आते होते जी। लेकिन आर्मी इस्टेब्लिशमेंट उनको कहेगी, क्योंकि आर्मी के प्रेशर में ये लोग आते हैं, आर्मी की बात नहीं ये सुनते हैं जी। इम्कान ये है कि वो कहें कि जनाब ठीक है,
ये बनने दें ताकि हम दुनिया को ज़रा बिल्कुल आई वॉश दें और कहीं कि देखा जी, हम ऐसा भी कर सकते हैं। आपकी इस बात में दम है। ठीक है। अच्छा, आपकी इस चूंकि बात में वो जो ये जो करतारपुर का गुरुद्वारा था वो भी एक आई वॉश का ही सिलसिला था ना। मैं बताऊं आपकी बात में क्यों दम है, क्योंकि अगली पिछली जो ईद गुजरी है जी। उस पर चांद नज़र नहीं आ रहा था, तो मौलाना साहब को एक मेजर जनरल साहब का फ़ोन गया और उन्होंने चांद दिखा दिया। हाँ नहीं, वो तो मेजर जनरल साहब खुद ही चांद होते हैं। वो हाँ, तो वो चांद चंदा मामू थे, तो उन्होंने चांद दिखा वो दिया तो, और वो ये मंदिर को भी दिखा देंगे। लेकिन फिर भी मेरा ये वो मानना है कि शायद नहीं बनेगा। और मैं अपने व्यूअर्स से जो इस वक्त देख रहे हैं उनसे भी कहूँगा कि नीचे कमेंट करके बताएं कि ताहिर साहब की बात सही साबित होगी कि बनेगा, या अनीस फारूकी की बात सही होगी कि नहीं बनेगा। आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट में आज हम पढ़ेंगे, जाके देखते हैं। मैं ये भी समझता हूँ कि आप जो कह रहे हैं उसके 55% चांसेस हैं। अच्छा, मैं जो कह रहा हूँ उसके भी 45% चांसेस हैं, मतलब जीरो चांसेस नहीं है। जीरो चांस नहीं। इसी तरह मैं कुलभूषण यादव की बात भी जोड़ता हूँ जी, पाकिस्तान ने कहा कि कुलभूषण यादव ने रिव्यू पिटीशन के लिए कहा है कि उसको कोई ज़रूरत नहीं है, जिसका मतलब ये है कि वो ये कह रहा है कि मैं कसूरवार हूँ। यानी कि ये किसने कहा? कुलभूषण यादव का ये बकौल कहना है, पाकिस्तान। बकौल पाकिस्तानी गवर्नमेंट के, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के मुताबिक, कि उन्होंने कहा जी कुलभूषण यादव ने कह दिया कि मुझे रिव्यू पिटीशन नहीं चाहिए, जी। जिसका मतलब ये है कि हाँ आपने जो इल्ज़ाम लगाए हैं वो दुरुस्त हैं। ठीक है, आपने कहा जासूस है मैं हूँ, ठीक है, अब मुझे माफ़ कीजिए, मर्सी पिटीशन है, ठीक है, अब वो यानी माफ़ी पर जाएगा। ठीक है। और 45% ये भी चांस है, हम्म, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर भी यहाँ पे बहुत है, अच्छा, बहुत है इंटरनेशनल प्रेशर पाकिस्तान। 45% ये चांस है कि पाकिस्तान उनको भी छोड़ दे। क्यों? वो भी आई वॉश है। कुलभूषण यादव को छोड़ दे। 45%, मैं 55 नहीं कह क्योंकि रहा। यहाँ भी मैं आपसे डिसएग्री करूंगा। नहीं, आप कभी भी नहीं छोड़ेगा। आप मैं कह रहा हूँ कि आप तो 55% है, ठीक है, ये मैं मान रहा हूँ, लेकिन ये ऐसा इम्कान कोई 0% मेरे नज़दीक नहीं है। मेरे नज़दीक इस बात का भी 45% चांस है। मैं आपको बताऊं क्यों नहीं छोड़ेगा जी। मैं आपको बता दूं। उसकी वजह यह है कि आपने गौर किया होगा कि पाकिस्तान की तारीख़ अगर आप उठा के देख लें तो उनको हर पाकिस्तान के मसले के पीछे रॉ नज़र आती है। रॉ और रॉ के एजेंट, मतलब जो पाकिस्तान की सियासी क़यादत है वो भी रॉ की एजेंट है। पाकिस्तान के ये फलाना जो उनको पसंद नहीं आए वो रॉ का एजेंट हो जाता है। कभी नवाज शरीफ बन जाता है, कभी बुगटी बन जाता है, कभी अल्ताफ़ हुसैन बन जाता है। लेकिन आज तक वो एक रॉ का बंदा पाकिस्तान से पकड़ नहीं सके। वो ईरान से एक ताजिर को उठा के ले आया, उसको कहा कि ये रॉ का एजेंट है। अब उसको छोड़ेंगे तो ये भी इनकी बात कच्ची हो जाएगी इधर। नहीं, तो छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। नहीं छोड़ेंगे इस तरह नहीं। वो तो ये कहेंगे कि देखिए इसने मान लिया कि मैं तो हूँ, हमने रहम की अपील के बुनियाद पे, हम बड़े रहमदिल लोग हैं। हाँ, हम बलोचों पे रहम नहीं करते, सिंधियों पे नहीं करते, महाजरों पे नहीं करते, लेकिन हम यहाँ रहम करेंगे। यहाँ हम रहम करेंगे, जो कि इंटरनेशनली दिखाएंगे कि हम बहुत ही रहमदिल लोग हैं। ठीक है। और फिर हम भारत को बार बार कहेंगे, जैसे हमने चाहे एक दफ़ा अभिनंदन को पेश की थी, जी। तो हम ये भी बार बार जताएंगे, सोशल मीडिया पे बार बार लिखा जाएगा कि हम कितने रहमदिल लोग हैं जी। हमने कोट एंड कोट जासूस को छोड़ दिया, जो वाजिबुल कत्ल था, हमने छोड़ दिया। पूरी दुनिया देख ले, अमेरिका देख ले कि हम कितने अच्छे बच्चे हैं। हाँ, हम कितने रहमदिल लोग हैं। ठीक है। 45% चांस, 45% इसका भी चांस है। हाँ, तो व्यूअर्स अगेन, कुलभूषण यादव के बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या कहते हैं? ताहिर भाई कह रहे हैं कि 45% चांस है कि एक आई वॉश करने के लिए रहमदिल रियासत के बादशाह सलामत जो हैं वो उनको छोड़ देंगे और दुनिया में उनकी वाह वाह हो जाएगी। क्या ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा? क्योंकि ये साबित करना है कि पाकिस्तान की हर फेलियर के पीछे, हर साजिश के पीछे रॉ का एजेंट शामिल है, और पाकिस्तान में भी रॉ के एजेंट हैं और कुलभूषण भी रॉ का एजेंट है। तो मेरा ये मानना है कि वो उसको नहीं छोड़ेंगे। आपका कमेंट का यहाँ इंतज़ार रहेगा। जो रिव्यू पिटिशन की बात की आपने, उसमें ये बात तो बकौल जो तर्जुमान फॉरेन अफेयर्स है वो कह रहे हैं, कुलभूषण थोड़ी कह रहे हैं। और हम कैसे मान लें कि कुलभूषण जो कि ऑलरेडी एक तन्हाई का शिकार है, जहनी अजियत से गुजर रहा है, टॉर्चर में है, वो ये बात ना कहेगा जो कि आपसे मनवाई जाए? तो वो तो कहेगा। अगर भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने आज भी कहा कि ये कुलभूषण यादव से जो मंसूब स्टेटमेंट दी जा रही है, ये इनफैक्ट उनकी अपनी स्टेटमेंट नहीं है, ये दबाव के नतीजा में वो ऐसी बात करते हैं। और ये बात ठीक है, मतलब ये हिंदुस्तान का ये कहना है, और ये मेरे ख्याल में इसमें ज़्यादा सच्चाई है। ये तो बात सच्ची है।
अंडरस्टूड बात है। वहाँ पे अगर आप जैसे आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में उठा लिए जाते हैं लोग, उसके बाद उनसे जो भी इकरार जुर्म करवा लिया जाए वो कर लेते हैं। तो ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन और आपने जिक्र किया कि जैसे कि मंदिर के सिलसिले में फ़ौज का एक फ़ोन चला जाएगा या ईद का चांद के लिए फ़ौज का फ़ोन चला जाएगा। तो फ़ौज में सुना है कि कुछ नाराज़ लोग भी हैं, हल्के भी हैं, और कुछ खुश हल्के भी हैं, और अंदर ही अंदर कोई हलचल सी मची हुई है। एक अभी खबर पिछले दिनों आई थी, इसकी तफसीलात में हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो तस्दीक नहीं हो पाई। लेकिन आप क्या कहते हैं? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान की फ़ौज में अंदरूनी सतह पे जो रिवोल्ट हैं वो कई बार हो चुके हैं। होते कई रिवोल्ट्स की खबरें तो सामने आ चुकी हैं जी, कई की नहीं आई। कई तरह के रिवोल्ट्स रहे हैं। माजी में ऐसे रिवोल्ट भी रहे कि कुछ ऐसे एक्सट्रीमिस्ट फ़ौजी थे जिनका ये ख्याल था कि इस्लाम इस मुल्क में ठीक नहीं चल रहा। अच्छा, तो और आना चाहिए इस्लाम, और ज़रा बेहतर आज टेस्ट करो थोड़ा। हाँ बिल्कुल, उसामा बिन लादेन के स्टाइल का आना चाहिए। अच्छा, ये सिर्फ इनका ये कहना कि उसामा बिन लादेन शहीद है पार्लियामेंट में काफ़ी नहीं है, लेकिन ये भी कहलवा दिया गया। हाँ, तो वो कहलवाया नहीं। वो खैर, अब जो आपका वज़ीर आज़म है वो ख़ुद भी कोई कमाल का वज़ीर आज़म है, उसकी अपनी भी तो एक ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी हुई है ना। असल में अभी पिछले दिनों आपको याद होगा PIA के पायलट्स का एक मसला आया था जी, कि वो जाली लाइसेंस पे प्लेन चला रहे हैं, 28-30 पायलट जो हैं दुनिया भर में। तो उसमें मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में हर कोई ही पायलट है जी, और वज़ीर आज़म जहाज़ है। वज़ीर आज़म वो खुद ही जहाज़ बन जाते हैं शाम को। हाँ, खुद ही कुछ ना कुछ इस तरह का उनका वो होता है, आदतें उनकी बिगड़ी हुई ऐसी कि शाम को वो जहाज़ होते हैं। हाँ, पायलट भी तो वो इसी तरह के और होते हैं उनको पायलट जो है वो भी जाली है। हाँ, वो भी पायलट जब आसमान पे खुद ही तैरना शुरू हो जाते हैं, शाम को तैरते हैं। हाँ, वो पायलट भी बन जाते हैं। हाँ। तो अब देखिए, इस सारी सूरत हाल में कुलभूषण यादव और चाहे मंदिर का मामला हो, मंदिर बन भी सकता है 45% चांसेस में, मेरी ओपिनियन में। हाँ। कुलभूषण यादव छूट भी सकते हैं। यानी ये इन्होंने तो यही साबित करना ना कि देखिए, हर साजिश के पीछे रहा है, हर पाकिस्तान के यही मेरा के पीछे पॉइंट था रहा है। लेकिन देखिए, हम कितने रहमदिल हैं। तो इस बात का आपके ख्याल में ये जो फौज का वो हल्का है जो कि नाराज़ है जी, क्या इसके पीछे ये सब कुछ वो करवा रहा है एक आइवाश के तौर पे, या दूसरा हल्का नाराज़ हो रहा है कि मंदिर कौन बनने दे रहा है, क्यों बनने दे रहा है, और कुलभूषण को क्यों छोड़ा जा रहा है? नहीं, देखिए, ये ना तो मंदिर पे की वजह से लोग हैं। ठीक, इस वक्त जो हम खबरें सुन रहे हैं जी, जो अंदरूनी इतलात आ रही हैं, ना ये कुलभूषण यादव के मसला पे हैं। ये बहुत छोटे मसले हैं उनके। लेकिन पाकिस्तान की इतनी बड़ी फ़ौज, ताकतवर तरीन फ़ौज, नंबर 1 फ़ौज, इस पे अगर आप अंदर ही अंदर जो है वो कमज़ोर हो रही है तो कश्मीर कैसे फतह होगा? ये कैसे आगे चलेंगे? नहीं, फिर तो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान या नहीं बनेगा? नहीं, कश्मीर ने खैर क्या, वो पंजाबी में कहते हैं खेदी मिट्टी पाकिस्तान बनना है। ठीक है ना, वो तो खैर भूल भाल जाएं। अगर बनना होता तो वो 70 साल में कुछ ना कुछ तो उसकी सूरत बनी होती ना। वो तो इस बहस में फिर हम कभी जाएंगे। बड़े अजीब मज़ाहिया सी बात मैं आपको बताऊं कि ये कश्मीर बनेगा पाकिस्तान वाली बात वो लोग कर रहे हैं जो कि खुद पाकिस्तान को आधा करके बैठे हुए हैं, और आधा कश्मीर भी अब जा चुका है। एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर या ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है उस पर जो है वो अब उनकी गिरफ्त कमज़ोर होती जा रही है, अंदर से ये खुद कमज़ोर हो रहे हैं। तो फिर ये कैसे मामला चलेंगे आगे? नहीं, देखिए, आपने आर्मी की बात की तो पाकिस्तान की आर्मी ने तो अपने हाथों से आधा पाकिस्तान को आया ना। जी, एग्जैक्टली, अपने हाथों से सरेंडर किया। मैं ये समझता हूँ कि वो इंडिया की मेहरबानी थी या हमाकत थी कि इनके 93,000 इमीडिएटली वापस कर दिए। रहमदिली तो ये हुई ना फिर। ठीक है, रहमदिली तो ये हुई ना, वरना वो 93 को वहीं पर रखते, फिर इनसे कुछ शराइत मनवाते। लेकिन इसमें रहमदिली से ज़्यादा मिस इंदिरा गांधी का अपना भी बहुत बड़ा ब्लंडर था। ठीक है, वो खैर अलग बहस है। नहीं, लेकिन आप देखें कि एक कप चाय पे अभिनंदन की जो ये मीडिया प्रोपेगेंडा चल रहा है, इनको शायद वो 93 लोग, वो भी तो किसी के भाई थे, बाप थे, जो वापस किए हिंदुस्तान ने। मेरे अपने कज़न थे जी उसमें। और वो देखें, वो माएँ भी तो इंतज़ार कर रही थी ना, तो मैं तो उसको अच्छा जेस्चर समझता हूँ। हाँ, वो माएँ ज़रूर, लेकिन वो कभी जताते नहीं है, आज भी नहीं जताते। वो माएँ ज़रूर इंतज़ार कर रही थी। मेरे अपने कज़न, अब ज़ाहिर आर्मी में थे, उनका यही काम था। एक मारे गए थे बांग्लादेश में, एक वापस आए बेचारे, तो वो अपनी ज़हनी हालत ही गवा बैठे। जी, ठीक है, और ऐसे बेतहाशा मेरे खुद ताएजान थे। हाँ, वो उनके कान के करीब बम फटा था, फिर वो वहाँ रहे थे, फिर उनका रेडियो पे ऐलान हुआ था कि मुझे मालूम नहीं मेरा घर किधर है, तो उनको फिर वापस रेडियो से हमने पहचान के लेकर आए थे। तो ऐसी लातादाद कहानियाँ, एक अभिनंदन की कहानी सुनाने वालों को सुनाने की ज़रूरत है, याद दिलाने की ज़रूरत है कि 93,000 सपूतों को वापस भेजा था हिंदुस्तान ने।
और लेकिन चले खैर, ये जो इमरान खान वाली आपने बात की, जहाज़ बन जाते हैं, इस जहाज़ को भी माइनस करने की बातें हो रही हैं, कुछ सुनने में आ रही है। -1 का ये चक्कर है क्या? हमारे बहुत से व्यूअर्स जो इंडिया में देख रहे हैं उनको शायद ये -1 की तारीख नहीं मालूम, तो पहले तो हमें ये समझाएं कि -1 का मतलब क्या होता है। मैं -1 पे बात भी करूंगा, इसको जोड़ूंगा भी, जो मैं एक अधूरी बात मैं समझ रही है वो है फौज के अंदर ये जो रिवॉल्ट, खास तौर पर इमरान खान के आने के बाद -1 से जुड़ी हुई बात। ठीक है, ठीक है। क्योंकि इमरान और बाजवा की एक जोड़ी है, नेक्सस है। ये जोड़ी जो इनिशियली थी, ये थी जो चाइना ग्रुप है पाकिस्तान की आर्मी के अंदर, अच्छा, उसके ऑपोजिट थी। ये कहने को, दिखाने को हाथी के दांत और खाने को और वाली बात होती है। कहने को तो ये कहते हैं कि हम बड़े चीन के साथ हैं, इमरान भी कहते हैं, बाजवा भी कहते हैं, लेकिन दर हकीकत ये समझते हैं कि चीन का जो एक्सपेंशनिज्म का जो सिलसिला है और जो ये जो एडवेंचर है, सी पैक है, ये पाकिस्तान को बिल्कुल एनगल्फ कर लेगा, खा लेगा। ठीक है, ये उस स्कूल ऑफ थॉट के थे। फौज का वो गिरोह जो इमरान को लाया वो स्कूल ऑफ थॉट से था। हुआ ये कि जो इतलात हैं, इन्होंने अमेरिकन्स को बहुत कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक बात नहीं बन रही। अच्छा, इनको समझ नहीं आ रही कि हम किधर जाएं अब। हाँ, हाँ। चूँकि चाइनीज़ को भी पता है और फौज में उस ग्रोह को भी पता है जो चाइनीज़ नवाज है, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रुप है। अच्छा, लेकिन मसले है कि अमेरिका तो इस वक्त टोटल चाइना के जो है वो खिलाफ जा रहा है, वाशिंगटन से वो खिलाफ जा रहा है। लेकिन देखिए, एक इसमें मैं थोड़ी सी पाकिस्तान आर्मी के अगर आप जूते में अपना पाँव डालें तो समझने की कोशिश करें कि पाकिस्तान आर्मी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान आर्मी नवाज शरीफ और जरदारी के ज़माने में ये बात तय है कि बहुत ज़्यादा चीन के साथ चली गई थी, आगे चले गए, कमिटमेंट हो गई थी। कमिटमेंट्स में उसमें बहुत ज़्यादा कारोबारी इंटरेस्ट भी थे, वही ब्यूरोक्रेसी के भी, आर्मी के भी और पॉलिटिशियंस के भी, बिलियंस की इन्वेस्टमेंट थी तीनों के। बिल्कुल। चीन ने इन सबको कहा हुआ था कि इतने इतने पैसे मिलेंगे, इतना तुम खा लेना, इतना हम खा लेंगे, इतनी हमारी कंपनियां खा लेंगी, तो वो जाल बिछ गया था, इतना हम इंटरेस्ट तुम पे डाल देंगे। इस पे फिर बाजवा एंड ये कंपनी आई कि नहीं, इससे हम किसी तरीके से बाहर निकलें। अच्छा, ये बाहर निकल सकते थे अगर ये भारत को सही इंश्योरेंस देते, अमेरिका को सही इंश्योरेंस देते। इस ग्रुप ने कभी सच्चा तो काम करना नहीं। इस ग्रुप से मुराद है कि आर्मी के अंदर सारे ग्रुप्स ने जी, आर्मी के अंदर सारे ग्रुप्स ने बिट्रे भी करना है अमेरिकन को जी, इंडिया के साथ भी बदमाशी करनी है, तो कोई फिर इनका साथ भी क्या दे ना, अरबों के साथ इन्होंने सही से चलना है जी। तो फिर इनकी वो बात नहीं बनी। तो अब वो रिवॉल्ट ये कोई नया नहीं है, कभी ये पॉलिटिकल हुआ था जी। आपको याद होगा कुछ महीने पहले मौलाना फजल रहमान का एक था मार्च, जी, उसके पीछे एक ग्रुप था, उसके पीछे वही ग्रुप था, ठीक है। लेकिन वो जो कि मौलाना फजल रहमान खुद एक वो जैसे कहते हैं ना चिकने घड़े हैं, मोहरा है वैसे होता है। हाँ, वो फिर उस ग्रुप को पता चला कि भाई हम वो हासिल नहीं कर सकेंगे, तो उन्होंने उनको निकाल दिया। तो ये वो चल रही है अंदर टेंशन। अच्छा, अब इसी टेंशन का सिरा मिला हुआ है -1 के साथ। जो -1 की हिस्ट्री क्या है? -1 की हिस्ट्री पाकिस्तान में आप जिन्ना साहब के ज़माने में देख लें। अच्छा, ठीक है। इवन लियाकत अली खान, फातिमा जिन्ना को भी माइनस किया था, माइनस किया, लियाकत अली खान को माइनस किया। जिन्ना साहब की एम्बुलेंस रास्ते में खराब हो गई थी, ठीक है, उनको माइनस कर दिया। ये -1 की हिस्ट्री पाकिस्तान बनने के साथ ही होती है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा उरूज पे जब पहुंची, जब ये 80s 90s में एक कराची में एक MQM का दौर आया, जी, और बातें शुरू हो गई कि अल्ताफ़ हुसैन माइनस अल्ताफ़ हुसैन। चूँकि अल्ताफ़ हुसैन मासिस के एक ट्रू लीडर थे और अभी भी हैं। अपनी पार्टी में जो मकबूलियत उन्होंने हासिल की आज तक किसी ने। सर मैं एक बात बताऊं, मासिस की आपने लफ्ज़ यूज़ किया ना, मैं समझता हूँ मासिस से ज़्यादा मिडिल क्लास के लीडर थे। हाँ, और पाकिस्तान में आज तक मिडिल क्लास का लीडर कोई आया नहीं जिसने के आंखों में आंखें डाल के गिरबान पकड़ के बात की हो, कि फ़ौज का बजट के सवाल किया हो, वडीरों को चैलेंज किया हो, मरात याफ्ता, यानी कि जो पाकिस्तान का एक सिस्टम है उसको तोड़ा हो, कि अब ये बात लोगों को पसंद नहीं आई, तो वहाँ से बात लफ्ज़ शुरू हुआ -1। जी, देखिए अल्ताफ़ हुसैन साहब उस मिडिल क्लास के भी लीडर थे और लोअर मिडिल क्लास के भी लीडर जी, पुअर क्लास के भी लीडर थे। स्टेटस को तोड़ने की बात करते थे, स्टेटस को तोड़ने की बात करते थे। अभी मैंने पिछले दिनों मुझे बड़ी हैरत हुई, सलीम साफ़ी का एक मैंने कॉलम पढ़ा अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ जी, तो मैंने उसको बगौर पढ़ा। मैं सोचने मजबूर हुआ कि वो, मेरा ख्याल था कि वो थोड़े से कोई रैशनल हो रहे हैं, फिर वही अल्लाह रसूल पे कि जी अल्लाह ने उनको ये दिन दिखाने थे अल्ताफ़ हुसैन को, और वो इसलिए उनको ज़िंदा रखा कि वो इतनी ये रसवाई का ज़माना देखे। अच्छा, मुझे ये क्या रसवाई हुई? जी,
अल्ताफ हुसैन ने भरपूर तरीके से सेलिब्रेट किया, भरपूर तरीके से रूल किया, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। और आज की जो सिचुएशन है, उन्होंने खुद ही उस सियासत से अपने आप को अलग किया ना जी। क्योंकि उन्होंने देखा कि ये वाली सियासत जो मैं करना चाहता हूँ वो नहीं चल सकती जी। जो अवाम की आवाज़ की सियासत है ये नहीं हो सकती, तो ये वाली जो सियासत है ये तो मैं नहीं करूंगा, मैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ तो नहीं बैठूंगा ना जाके। दूसरे लफ्जों में ये कह दें कि उन्होंने सरेंडर करने से इनकार कर दिया। सरेंडर करने से इनकार, मैं सरेंडर नहीं करूंगा, तो वो तो मैं रिश्वत नहीं लूंगा, वो तो और सुरखरू हो गए ना जी कि अपने जीते जी उन्होंने जो उन पर अगर कोई इल्ज़ाम ये भी लगाता था, कोई ऐसे भी थे कि जी अल्ताफ भाई अंदर से मिले हुए हैं, कोई ऐसे भी लोग थे ना जी जी, तो उन्होंने भी अपनी आंखों से देख लिया जी। और मजे की बात ये है कि वही वो उसी फौज के ग्रुप, वो जो आप ग्रुपों की बात कर रहे हैं, वही ग्रुप वाले जो हैं ब्रीफ केस लेके जब आए उनको भी नाकाम मुंह जो देखना पड़ा और वो वापस चले गए बगैर पैसे दिए। बिल्कुल। अच्छा, वो ये मैं यही कह रहा हूँ कि वो जो कहते थे कि अल्ताफ हुसैन शायद मिले हुए हैं, उन पर भी ये बात साबित होगी कि वो नहीं मिले हुए। देखिए, एक जर्नलिस्ट होने के नाते मैं ये समझता हूँ कि कराची में की सियासत और बल्कि पूरे पाकिस्तान की सियासत ये बड़ी मैसी है, और उस मैसी सियासत में सारे डिसीजन चाहे अल्ताफ भाई की तरफ से हों चाहे किसी भी सियासी पार्टी की तरफ से हों, वो 100% ठीक नहीं बैठे जी। इसलिए कि वो बहुत सारा तो उनके हाथ में ही नहीं था, जो उनके चमचे या उनके स्पोक्स पर्सन होते थे वो सारा मैस करते थे। जी जी। तो खैर वो -1 का जो मामला है, जुल्फ़िकार अली भट्टो को कत्ल किया जी, अल्ताफ हुसैन को मुल्क बदर होने पर मजबूर किया जी। एक तरह से नवाज शरीफ भी मुल्क बदर ही है जी। इस वक्त, बुकटी को माइनस किया, ठीक है, बुकटी को माइनस किया, बेनज़ीर भट्टो को माइनस किया, जी, ठीक है। मतलब अब कौन बचा? आप देखिए ANP के कैसे कैसे लीडर थे, जिनको माइनस करना था वो माइनस करते चले गए। जी, जी। अब उसी तारीख में अगर ये आते हैं आपके इमरान खान, तो कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि इमरान खान की पार्टी के अंदर बहुत सारी फूट पड़ी हुई है। अब जो एस्टैब्लिशमेंट जो उनको लाई थी, उनको पता चल गया कि भाई ये हमारा स्पोक्स पर्सन तो बहुत अच्छा है जी। इससे ज्यादा हमारी हाँ से हाँ मिलाने वाला आज तक कोई नहीं आया, जो तक कोई नहीं आया, द बेस्ट पर्सन। हाँ, लेकिन डिलीवर कुछ नहीं किया, डिलीवर नहीं किया। अब वो क्या करें? अब डिलीवर करने के लिए अब जो है वो दूसरा मिस्टर तरीन जो है वो अलग हो गए जी। शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो अंदर ही अंदर वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश रखते हैं जी। क्योंकि वहाँ पे तो मतलब एक मैं बड़ा ही क्रूअल वर्ड यूज़ करूँगा, चलिए इन पे ना अप्लाई कीजिए, वैसे मैं यूज़ करता हूँ, हमारे उस बैक होम के या साउथ एशियन कल्चर में कहते हैं कुत्ता कुत्ते का बैरी है। ठीक है, ठीक है। तो ये सारे एक दूसरे के बैरी हैं जी, अपने अपने मफाद के लिए अपनी अपनी जंग लड़ रहे हैं। ये तो अपने बाप के नहीं है। वो कहता है, अमेरिकन जर्नल ने कहा था ना कि ये तो अपनी माँ को भी डॉलरों के बस भेज दें। ठीक है, तो अब वो शाह महमूद कुरैशी जो सबसे ज़्यादा लॉयल नज़र आते हैं, अंदर से उनके मन में लड्डू फूट रहे हैं कि अगर ये -1 ये हो जाए तो फिर मेरी बारी, तो मेरी बारी है। लेकिन जहांगीर तरीन जो हैं वो उस ग्रुप के खिलाफ हैं। अब जहांगीर तरीन के भी एस्टैब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो एस्टैब्लिशमेंट ने ये सारे मोहरे अपने हाथ में रखे होते हैं। ठीक। ये बात अलबत्ता तय है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी बहुत बुरी तरह नीचे आई है, उसके अपने चाहने वालों में, उसकी अपनी पार्टी के अंदर भी जी। आप देख लीजिए इस वक्त नवाज शरीफ मुल्क से बाहर है, कुछ डिलीवर भी नहीं कर सके चूँकि उन पर बहुत पाबंदियाँ रहीं, लेकिन उनकी पार्टी के लोग उनके लिए यूनाइटेड हैं। ठीक। ऐसा, हालांकि वो बिल्कुल इस वक्त पार्टी को फ़ायदा देने की पोजीशन में नहीं है जी। ना वो पाकिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान जब वो मौजूद भी थे तो जेल में थे या अस्पताल में थे या घर में थे, तो उनको बिल्कुल बेबस किया हुआ था। लेकिन एक चीज़ बड़ी अच्छी हुई मुस्लिम लीग नून के हवाले से कहूँगा कि वो पार्टी इंटैक्ट रही, पार्टी इंटैक्ट है और ग्राउंड पे अभी भी उसकी गिरफ्त है। आज इलेक्शन हो, आज फिर वो स्वीप कर जाएंगे, एब्सोल्युटली, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। कोई जो उनके स्वीप करने के अगर चांसेस कम थे अब बढ़ गए, तो अब इनकी नालायकियों की वजह से इतने बढ़ गए जी कि पंजाब पूरे का पूरा तो पक्का ही उनके हाथ में है। ठीक है ना। और ये बात फौज के उस ग्रुप को भी मालूम है, और जहांगीर तरीन का लंदन जाके बैठ जाना एक बहुत बड़ा इशारा है कि आने वाले दिनों में ये जो -1 का अब इन्होंने लिटमस टेस्ट डाला है, ये देखा जा रहा है कि इमरान खान जो एक लंगड़ा घोड़ा था जिस पे इन्होंने पैसे लगा दिए थे वो तो फेल हो गया, इन्होंने तो बुरी तरह फ्लॉप किया। लेट्स ब्रिंग, क्योंकि देखिए कंट्री का भी एक वो होता है ना कि आपको नहीं, वो आफ्टर पैसे होंगे तो फौज चलेगी, प्रॉस्पेरिटी होगी, बजट होगा तो फौज चलेगी। बिल्कुल। और फौज को ने कहा कि ये तो हमारी भी लुटिया डुबो देगा कल को, तो इसलिए अब ये -1 की बातें हो रही हैं। मैं इसको जोड़ूंगा थोड़ा सा, अब हम वापस चाहेंगे जब आपने अल्ताफ हुसैन साहब की बात की थी कराची के हवाले से कि जो बातें जो इल्ज़ाम उन पर लगते रहे
वो सारे के सारे गलत साबित होते रहे। एक JIT आई, आपने देखा अभी हालिया दिनों में, मैं इस पर बहुत जल्दी मुख्तसर सी बात करूँगा कि JIT को ये बताया गया कि जो लियारी गैंग वॉर था, जो उज़ैर बलोच और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, कादिर पटेल ने JIT लहराई थी और अली ज़ैदी ने, वो JIT तो ये साबित करती है कि ये सब के सब एतराफ़ जुर्म, इकरार जुर्म और इकबाल जुर्म करके इनको आज लटका देना चाहिए था, जबकि ये आज भी आज़ाद घूम रहे हैं और मुल्क बदर अल्ताफ़ हुसैन होते हैं और MQM होती है और MQM पर इल्ज़ाम लगता है। तो ये जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने जो कि जिसमें ISI, MI और दीगर इदारे शामिल होते हैं, उनकी साइन भी हैं, जो पीपल्स पार्टी लहरा रही है उस पर साइन नहीं है। यानी कि आप देखिए कितना बड़ा आई वॉश किया जा रहा है। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए ये सब कुछ ड्रामे ही चल रहे हैं। ड्रामे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली फॉर द पास्ट 72 ईयर्स हम मुख्तलिफ तरह के ड्रामे ही देख रहे हैं। ठीक है। और उसके नतीजे में आई वॉश होता है, उसके नतीजे में एक पब्लिक कंजम्पशन की खातिर नैरेटिव क्रिएट किया जाता है। उस नैरेटिव को क्रिएट करने के लिए ग्राउंड्स बनाई जाती हैं। और ये जो सारी की सारी सूरत हाल है, JIT की बात हो और लियारी गैंग का आपने जिक्र कर रहे हैं, कराची ख़ास तौर पर एक बैटल फील्ड रही है, इस्टेब्लिशमेंट एग्जैक्टली वर्सेस डिफरेंट ग्रोह की। और नॉट ओनली दैट, चूँकि वहाँ के रिसोर्सेज हैं, उधर का फंड है, उधर का बजट है, उधर की कारोबार है, तो उसकी एक जंग रही है हमेशा। देखिए पाकिस्तान में डिफरेंट बैटल फील्ड्स हैं। पंजाब कभी बैटल फील्ड नहीं बना, इसलिए कि पंजाब से ही इस्टेब्लिशमेंट है जी। अब ये लड़ाई नवाज शरीफ की, मुस्लिम लीग की चल रही है पंजाबी आर्मी के साथ जी। तो आप ये देखेंगे कि वहाँ बैटल फील्ड नहीं बन रही। अच्छा, ठीक है, सही। वो इसकी वजह ये है कि कोई ना कोई वो अंदर ही अंदर ना डील हो जाती है। अच्छा, बैटल फील्ड की आपने जिक्र कर दिया, तो बैटल पे मुझे याद आ रहा है कि एक बलोच काफ़ी मैं वही उधर ही आ रहा था जी कि ये पश्तून बेल्ट बैटल फील्ड है, ये और तरह की बैटल फील्ड है जी। ये टेररिज्म के कारोबार के लिए जी। ये बेचारे उस आग में झोंके गए। ठीक है। बलोच चूँकि इंडिपेंडेंस मांग रहे हैं एक लंबे समय से, तो ये बैटल फील्ड है। चूँकि बलोचिस्तान में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और अब CPEC की वजह से, चाइना के आ जाने की वजह से जी, अब पाकिस्तान के लिए तो मुमकिन ही नहीं है कि बलोच रेजिस्टेंस को वो थोड़ी सी भी इजाज़त दें। वो अगर अलग बात है कि इनकी इजाज़त की उन्हें ज़रूरत नहीं है, वो अपनी जो कार्रवाइयाँ करते रहते हैं। वो इधर जो है बैटल फील्ड ज़रा ज़्यादा आसान थी कराची में, क्योंकि कराची में सारे ग्रुप्स बैठे हुए थे और इन सब को आपस में लड़ा देते थे। बलोचों को, पश्तूनों को, पंजाबियों को, महाजरों को, सराइकियों को, सिंधियों को, सब की आपस में लड़ाई करवा देते थे। वो बहुत आसान था, बहुत ईजी था। बलोचिस्तान में ये वाली लड़ाई मुमकिन नहीं थी, वो एक कौम थी। पश्तून बेल्ट में ये वाली लड़ाई मुमकिन नहीं थी। इंटीरियर सिंध में भी ये वाली जो थी ना वो मुमकिन नहीं थी। ठीक ठीक। लेकिन कराची में ये मुमकिन था कि सारी कौमियतें बैठी हुई थी, सबको आपस में लड़ाते रहो। और ये काफ़ी कामयाबी से किया इन्होंने, काफ़ी कामयाबी से किया, अब तक कामयाबी से हो रहा है। लेकिन इसके पीछे जो हाथ था, जैसे जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, ये लोग एस्टेब्लिशमेंट के जो मोहरे थे सो कॉल्ड, इन्होंने असला भी बांटा, ये तस्लीम भी हुई बात, लोगों को मारा भी। मैं ये सवाल करता हूँ कि जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो ऑपरेशन करती है सारी कौमियतों पे, ये पीपल्स पार्टी के इन गुंडों के खिलाफ क्यों नहीं इन्होंने किया? इस पर भी तो एक्शन होना, इनको भी तो लटकाना चाहिए था उल्टा। देखिए पीपल्स पार्टी जो सिंध में मैस कर रही है, ख़ास तौर पर बेनज़ीर की शहादत के बाद से, ठीक है ना, उससे पहले भी मैस रहा है किसी न किसी तरह से, लेकिन बेनज़ीर की शहादत के बाद मैस बड़ा खौफनाक है। और वो एक तो ये था कि MQM, यानी जब MQM की बात होती तो एक ही MQM है, बाकी तो सब जो पाकिस्तानी टोले हैं वो तो सब फ्रॉड है। एक तो MQM को दीवार से लगाना था, लेकिन MQM दीवार से नहीं लग सकी। ठीक, अपरेंटली लगता है कि दीवार से लगी हुई है, इसलिए कि लीडर उनके मेन बाहर बैठे हुए हैं, अल्ताफ भाई भी और उनके जो बहुत करीब चाहने वाले हैं वो भी, लेकिन जनता साथ है, अवाम साथ है। फिर ऊपर से ये जो अब उनका जो सिंधियों के साथ जो नेशनलिस्ट सिंधी है उनके साथ जो चल रहा है। अच्छा, पीपल्स पार्टी जो है वो चूँकि सिंधी कार्ड खेलती है, पीपल्स पार्टी की बुनियाद भी सिंध से है, सिंध का एलिमेंट भी काफ़ी है उसमें, तो वो कभी भी पावर शेयरिंग पर बिलीव नहीं करते। चूँकि उनके लिए मजबूरन, ठीक है, वो बनी है, कोलिशन गवर्नमेंट्स बनी है MQM के साथ,
मुतअद्दिद बार बनी है। जाहिर है वो एक सिनेरियो था वहाँ का, मतलब बनी नहीं सकती, गवर्नमेंट ही नहीं बन सकती थी, जाहिर है। तो गवर्नमेंट नंबर गेम था वो तो सारा, गवर्नमेंट तो चलानी होती है, नंबर गेम था ना वो तो। ठीक है ना, गवर्नमेंट में तो एक खास नंबर चाहिए होते हैं। अच्छा, फिर गवर्नमेंट बनाने के अलावा भी जब मार्शल लॉ भी आती हैं या जब सेमी मार्शल लॉ भी आती रही, तब भी ना तो आप महाजनों को कहीं फेंक सकते हैं ना सिंधियों को फेंक सकते हैं। बिल्कुल, सलूशन तो यही था कि दोनों एक दूसरे के साथ चलें और सिंध के हकूक़ की बात करें। यही बात अल्ताफ़ हुसैन साहब पहले भी कर रहे थे, अब वो बरमला इजहार कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि जब हम सिंधु देश की बात होगी तो वो सिंधु देश की बात में सिर्फ महाजर की बात नहीं होगी, सिंधियों की बात होगी, और हम भी सिंधी हैं जी। जैसे हम कैनेडियन हैं, आप और मैं कैनेडियन हैं, ठीक है, ठीक है ना। हमारा पहला इंटरेस्ट कनाडा है, क्योंकि इस बात से उन लोगों को हौसला मिला है जो कि सिंध के लोग हैं, सिंधी बोलते हैं, हारी किसान मजदूर, आम सिंधी जो कि वडेरे के जबर में, उसकी निजी जेलों में उनके कोड़े खा रहा है, उनकी औरतों को वो उठा के ले जाते हैं और ताकों में बंद कर देते हैं। तो अब उसको भी आवाज़ मिली, उसको भी हौसला मिला, सिंध के लोगों को भी होश आया, सिंध के लोग भी शामिल हुए। तो सिंधु देश का एक लफ्ज़ उभरा और उसकी क़यादत जो सिंध के लीडर्स हैं और अल्ताफ़ हुसैन साहब को उन्होंने सरबराह जो है वो ऐलान किया। लेकिन मेरा ये सवाल है कि बलोच हों या सिंधु देश की बात हो, क्या ये आज़ादियाँ इतना आसान है जो ये आज़ादी की बात करते हैं? मैं तो इसको आपसे जानना चाहूँगा कि क्या। देखिए, आज़ादी की ये बात तो कर सकते हैं, ये इनका डेमोक्रेटिक हक है, लेकिन आसान कितना है? क्योंकि मेरा सवाल ये होता है कि कौन साथ खड़ा है फिर इनके। हाँ, दुनिया में देखिए, दुनिया में कोई साथ तभी खड़ा होगा कि जब आप अपनी पोजीशन बताएंगे। एग्जैक्टली, और पोजीशन अंदर से आएगी। ठीक है, पोजीशन इन्होंने बता दी हाँ, कि भाई हम अब अपनी आज़ादी चाहते हैं। ठीक है, वो जैसे ऐसे ही होता है कि आपने किसी प्लाजा में कोई दुकान खोलेंगे तो आपके बिजनेस प्लान फॉलोअर्स आएंगे ना। हाँ। तो इन्होंने अपनी पोजीशन बता दी कि भाई ये है हमारी पोजीशन, हम इस फेडरेशन में नहीं रह सकते। अब कौन इनके साथ खड़ा है? ऑफ कोर्स इनकी अपनी जनता या इनके अपने चाहने वाले लोग तो हैं, लेकिन वो बेबस हैं, उनके पास वसाइल नहीं हैं। और जो बैनुल अक़वामी धारा है उसमें देखिए अब चीन के मफादात भी हैं। चीन अगरचे पाकिस्तान को अपने तौर पर हड़प करना चाहेगा, ख़ास तौर पर वो हिस्से पाकिस्तान के जहाँ पर उसके ये इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, लेकिन ऐसा अमेरिका तो नहीं करने देगा। बिल्कुल नहीं, चूँकि अमेरिका के मफाद में नहीं है, इंडिया के मफाद में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के मफाद में नहीं है। यही बात मैं अभी इससे पहले आपसे जोड़ना चाह रहा था कि जो वाशिंगटन ने एक ट्वीट की और चाइना के ख़िलाफ़ ट्वीट की, जो कि चाइना हिंदुस्तान के एक इलाके में अपनी कार्रवाई कर रहा है, तो और उस पर अब वो ज़ाहिर है वो रिट्रीट भी हो गई है, पसपाई हो गई है, वहाँ से बाहर भी निकल गए। तो उस दबाव, जो आलमी दबाव बढ़ा है इस खित्ते में, अमेरिका का भी, फिर हिंदुस्तान का अपने एक सुपर पावर की हैसियत से, जो चीन की जो पसपाई हो रही है, CPEC को तो हम साइड में रखते हैं अभी। जी, जी। ये बताएं कि चीन की जो रिट्रीट है इसको आप कैसे देख रहे हैं? जो लोग पाकिस्तान में शादियाने बजा रहे थे, खुशियां मना रहे थे, भंगड़े डाल रहे थे, अब उनको वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने को क्या बोलें कि वो चीन तो वापस निकल गया। चीन की इस पसपाई में अमेरिका तो बहुत बाद में आते हैं। असल जो क्रेडिट है वो भारत के जवानों को, भारत की आर्मी को जाता है। ठीक है, क्योंकि वही बात है, पोजीशन लेने वाली बात होती है। अगर मैं अपने मौक़िफ़ पर नहीं डटूंगा तो आप मेरा साथ कैसे देंगे? हाँ, ठीक है, आप भी अपने काम में जुटे रहेंगे, फिर आपको ख्याल ही नहीं आएगा। भारत ने कहा हमें दुनिया की परवाह नहीं है, अमेरिका क्या सोचता है। ये जो गैल्वान वैली की जो लाइन ऑफ एक्शन, वो जो एक्शन कंट्रोल है, एक्चुअल कंट्रोल सॉरी, जो है वो डिमार्केशन ही नहीं है लाइन का, एग्जैक्ट क्या है, एक रफ सा है कि भाई ये एरिया है, एक दरिया गुजरता है, ये वैली है, जी, तो बस ये है जी, कोई एग्जैक्ट इंच बाई इंच, उसको मैं कहता हूँ वर्चुअल लाइन। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, कोई इंच बाई इंच तो नहीं है। जब वो उसमें उन्होंने आगे घुसने की कोशिश की, अब इंडिया की अपोजिशन पार्टियां करी, वो घुस आए थे जी, यानी वो वही बात है कि जी कौवा काला है या सफ़ेद है, कहता जी वो सफ़ेद है जी। भाई वो कितना घुसे थे, वो लाइन तो तय ही नहीं है जी। वो तो आज जैसे आपने कहा वर्चुअल है, और पेट्रोलिंग हो रही है, एक एक्चुअल है। पेट्रोलिंग, मैं तो इसको कहता हूँ पेट्रोलिंग हो रही है। बकरी कभी घास खाने उधर निकल गई, कभी वापस आ गई, सिर्फ इतना ही है, इतना ही है। ठीक है ना। तो उस सारे सूरत हाल में वो कुछ जब इन्वेसिव नजर आए, यूं है भारत की थोड़ा सा ऑर्गेनाइज नजर आए, हाँ, कि भाई ये अब ना
इन्वेसिव हैं, ये आना चाहते हैं। उन्होंने कहा तुम नहीं आ सकते, वहीं रोक दिया। ठीक है। तो उन्होंने उनको रोका, तो उन्होंने डंडे वंडे और वो लोहे की रॉडें लाए हुए थे, जो बैक स्टैबिंग है, जी। जो ट्रीटी के खिलाफ था, कील लगे हुए थे, जो इन्फॉर्मेशन आई। उन्होंने जब वो किया तो उससे भारत के एक कर्नल और भी उनके समेत 19 और बल्कि 20 टोटल लोग, जो खबरें हैं, इतलात हैं, वो वहाँ पे शहीद होते हैं। अब ये भी रिटेलिएट करते हैं। तो डिफरेंट खबरें हैं। अमेरिकन थिंक टैंक्स ही बताती हैं कि चाइनीज़ भी 35 से लेके कोई 56 तक के करीब जी उसमें मारे गए। जी, मैं कल एक शो में था मेजर जी। गौरव आर्या के साथ जी। तो उन्होंने बताया कि आप गिनती नहीं कर सकते, क्योंकि चाइनीज़ का प्रोपेगेंडा बड़ा मजबूत होता है ना, वो Of खबर course। बाहर नहीं आने देते। हाँ, वो कहेंगे आप गिनती नहीं कर सकते कि कितनी डेड बॉडीज़ चाइनीज़ ने उठाई हैं वहाँ से, और वो दुनिया में कहीं नज़र नहीं आती, कहीं बात नहीं होती। तो मसला ये नहीं कि किसकी डेड बॉडीज़ ज़्यादा हैं, किसकी कम है, मसला ये है कि क्या वहाँ पे विल थी करने की, या अनइंटेंशनली हो गया, और क्या अब वो वापस चले गए। तो इस छोटी सी एक बैटल फील्ड को जिस तरह से ब्लो करके पाकिस्तान में जश्न बनाने शुरू हो गए थे, वो उनकी पसपाई हुई है, मैं ये समझता हूँ। इंडिया चाइना की नहीं हुई है। ताहिर भाई, मेरे ख्याल में आज इतना ही करते हैं। व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, और व्यूअर्स आपकी राय, आपके कमेंट आज के प्रोग्राम के टॉपिक बाय टॉपिक दीजिएगा ज़रूर, क्योंकि मैं और ताहिर भाई उसको बड़ी दिलचस्पी से पढ़ते हैं। हम जवाब तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन पढ़ते हैं, क्योंकि उससे हमें हौसला भी मिलता है और हमें आने वाले प्रोग्राम के लिए मैटर भी मिलता है, ताकि जो आप चाहते हैं देखना, सुनना, जिस पे हम बात करें और आपको अच्छा लगे, और वो फैक्ट्स हम आप तक पहुंचाएं। तो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग प्राइम टाइम विद अनीस फारूकी। आज के लिए इतना ही काफ़ी। हैव ए ग्रेट इवनिंग।